10 बड़े नेता जो कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़े। नंबर 10 पर आते हैं उद्धव ठाकरे जी। महाराष्ट्र की राजनीति के इस बड़े चेहरे ने सालों तक मातोश्री में बैठकर राजनीति की, लेकिन जब 2019 में अचानक किस्मत चमकी और वे मुख्यमंत्री बने, तब तक उन्होंने जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा था। राजनीति में बिना लड़े राजा बनना इसी को कहते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद कुर्सी बचाने के लिए नियम के मुताबिक सदन का सदस्य बनना जरूरी था, तो उन्होंने जनता के बीच जाकर धूप में पसीना बहाने के बजाय विधान परिषद का एसी वाला सेफ रास्ता चुना। उद्धव ठाकरे जी ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए लोकसभा चुनाव से हमेशा दूरी बनाए रखी। उनका मानना था कि जब बिना सीधे चुनाव लड़े ही सत्ता हाथ में आ सकती है, तो फिर जनता के दरबार में जाकर हाथ जोड़ने की क्या ज़रूरत है। उनके लिए तो वही बात सच साबित हुई कि घर बैठे गंगा आ गई। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक के बीच उन्होंने हमेशा रिमोट कंट्रोल वाली राजनीति को ही तवज्जो दी और खुद को लोकसभा के लंबे चौड़े झंझट से पूरी तरह दूर रखा। अब बात करते हैं एक ऐसे नेता की जो देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, लेकिन उन्होंने कभी दिल्ली का टिकट नहीं कटाया। उत्सुकता बढ़ रही है ना? तो सुनिए, नंबर 9 पर हैं ज्योति बसु जी। पश्चिम बंगाल के 23 सालों तक मुख्यमंत्री रही इस वामपंथी दिग्गज ने राज्य की राजनीति में अपनी ऐसी धाक जमाई कि अच्छे अच्छे पानी मांगने लगे। विधानसभा चुनावों में तो उन्होंने जीत के झंडे गाड़े, लेकिन लोकसभा के मैदान में उतरने का रिस्क कभी नहीं लिया। मज़ेदार बात यह है कि 1996 में जब देश में खिचड़ी सरकार बन रही थी, तब उन्हें सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी का ऑफर मिला था, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी ने इसे ऐतिहासिक भूल बताते हुए मना कर दिया। ज्योति बसु जी का मानना था कि बंगाल की गद्दी दिल्ली के तख्त से ज़्यादा मजबूत है। वे जानते थे कि दिल्ली की राजनीति में कब पैर फिसल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने की बजाय अपने गढ़ को बचाए रखना ज़्यादा सही समझा। उन्होंने कभी भी दिल्ली के चक्कर काटने के लिए जनता से सीधा वोट नहीं मांगा और पूरी जिंदगी कॉमरेड बनकर बंगाल पर ही राज करते रहे। सोचिए, अगर कम्युनिस्ट नेता को दिल्ली पसंद नहीं आई, तो आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी पार्टी का मैनेजमेंट संभालने वाला बड़ा नेता खुद चुनाव क्यों लड़ता। इसी सस्पेंस को खोलते हैं नंबर 8 पर, जो हैं जेपी नड्डा जी। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी दूसरों को चुनाव जिताने में दिन रात एक कर देते थे। उनके इशारे पर टिकट बढ़ते थे, नेता रैलियां करते थे, लेकिन जब खुद के लोकसभा चुनाव लड़ने की बात आती है तो वे मुस्कुराकर राज्यसभा का फॉर्म भर देते हैं। जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में विधायक और मंत्री जरूर रहे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में वे हमेशा बैकडोर यानी राज्यसभा से ही संसद पहुंचते रहे। अब भाई, जिसके कंधे पर पूरे देश में कमल खिलाने की जिम्मेदारी हो, वो खुद किसी एक लोकसभा सीट पर जाकर प्रचार करने में अपना समय क्यों खराब करे। वे दूसरों की बारात सजाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद दूल्हा बनने का वक्त ही नहीं मिलता। उनके लिए उंगली पकड़कर दूसरों को संसद पहुंचाना ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि खुद चुनावी धूप में अपनी हवा टाइट करवाएं। संगठन संभालना तो एक बात है, लेकिन देश का खजाना संभालने वाली नेता भी इस लिस्ट में शामिल है। जानकर चौंक गए ना? चले देखते हैं नंबर 7 पर निर्मला सीतारमण जी को। देश के वित्त मंत्री जो हर साल बजट पेश करके करोड़ों लोगों की जेब का फैसला करती हैं। उन्होंने खुद कभी जनता के बीच जाकर अपने लिए सीधे वोट नहीं मांगे। निर्मला सीतारमण जी बीजेपी के बेहद तेज तर्रार और पढ़ी लिखी नेता हैं। वे रक्षा मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय जैसे बड़े भारी भरकम पद संभाल चुकी हैं, लेकिन संसद पहुंचने के लिए उन्होंने हमेशा राज्यसभा का ही सुरक्षित रास्ता चुना। राजनीति के गलियारों में चर्चा रहती है कि उनकी बौद्धिक क्षमता और तीखी तर्कस को देखते हुए पार्टी उन्हें चुनावी रैलियों के तमाशे में नहीं झोंकना चाहती थी। वे आंकड़ों का खेल बखूबी समझती हैं, लेकिन वोट बैंक का गणित सुलझाने के लिए ज़मीन पर पसीना बहाना उनके मिजाज में नहीं था। अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। वे जानते थे कि जब देश चलाने की चाबी बिना चुनाव लड़े मिल रही है, तो फिर थाली परोसने के लिए जनता के सामने हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है। वित्त मंत्री की बात तो हो गई, लेकिन विदेशों में भारत का डंका बजाने वाले और अपनी तीखी हाजिर जवाबी से विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाले नेता का क्या। तो नंबर 6 पर आते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। पूर्व राजनयिक और ब्यूरोक्रेट रहे एस जयशंकर जी सीधे सरकारी नौकरी से रिटायर होकर मोदी कैबिनेट के सबसे चमकीले सितारे बन गए। उनकी अंग्रेजी और उनके वन लाइनर रील्स पर खूब वायरल होते हैं, लेकिन उनका कोई अपना जमीनी चुनावी क्षेत्र नहीं है। वे विशुद्ध रूप से एक टेक्नोक्रेट राजनेता हैं, जिन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली। जब उन्हें सीधे मंत्री बनाया गया, तो संसद सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का रास्ता ही सबसे सटीक था। एस जयशंकर जी को पारंपरिक राजनीति का कोई अनुभव नहीं है और न ही वे किसी जाति या क्षेत्र के समीकरण में फिट बैठते हैं।
उनका काम है नीति बनाना और ग्लोबल स्टेज पर भारत का पक्ष रखना। अब ऐसे में अगर वे किसी लोकसभा सीट पर जाकर ट्रैक्टर पर बैठकर फोटो खिंचवाने लगें या हाथ जोड़कर वोट मांगे तो बात कुछ जमेगी नहीं। पार्टी ने भी सोचा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसलिए उन्हें सीधे राज्यसभा भेजकर देश की कमान सौंप दी, देश का काम सौंप दिया। ये तो थे दिल्ली के बड़े चेहरे, लेकिन अब रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां एक हाईटेक मुख्यमंत्री ने पूरी दुनिया में नाम कमाया पर लोकसभा चुनाव से तौबा कर ली। उत्सुकता को विराम देते हुए नंबर 5 पर बात करते हैं एन चंद्रबाबू नायडू जी की। आंध्र प्रदेश के कद्दावर नेता और टीडीपी के सर्वे सर्वा चंद्रबाबू नायडू जी ने हैदराबाद को साइबराबाद बना दिया। वे देश की राजनीति में इतने बड़े किंग मेकर रहे हैं कि 1990 के दशक में केंद्र सरकारें उनके इशारे पर बनती और बिगड़ती थीं। इसके बावजूद उन्होंने कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। वे हमेशा अपनी पारंपरिक विधानसभा सीट कुप्पम से ही चुनाव लड़ते आए हैं। चंद्रबाबू नायडू जी को अच्छी तरह मालूम था कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध है, यानी अगर वे दिल्ली की प्रत्यक्ष राजनीति में गए तो आंध्र प्रदेश पर उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी। वे चेन्नई और हैदराबाद में बैठकर ही दिल्ली की हुकूमत को रिमोट कंट्रोल से चलाना पसंद करते हैं। वे जानते हैं कि असली ताकत अपने राज्य की जमीन पर मजबूत रहने में है, इसलिए उन्होंने कभी भी लोकसभा की भूल भुलैया में कदम नहीं रखा। दक्षिण भारत की राजनीति का जिक्र हो और वहाँ की एक कद्दावर महिला नेता का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोचिए वो कौन हो सकती हैं? जी हाँ, नंबर 4 पर हैं जयललिता जी, तमिलनाडु की राजनीति की अम्मा, जिन्होंने अपने दौर में सूबे की सियासत पर एक छत्र राज किया। जयललिता जी अपने शुरुआती राजनीतिक करियर में एक बार राज्यसभा की सदस्य जरूर बनी थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी लोकसभा का सीधा चुनाव नहीं लड़ा। उनका पूरा ध्यान हमेशा तमिलनाडु की सत्ता पर केंद्रित रहा। वे जानती थीं कि एक ही साधे सब सब चाहे। अगर वे दिल्ली की सांसद बन भी जाती तो उन्हें वो महारानी वाला रुतबा नहीं मिलता जो चेन्नई के कोर्ट सेंट जॉर्ज में बैठकर मिलता था। उनका सिक्का ऐसा चलता था कि प्रधानमंत्री भी उनसे मिलने चेन्नई आते थे। जयललिता जी ने क्षेत्रीय अस्मिता को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाया और खुद को कभी भी दिल्ली के चुनावी अखाड़े में नहीं उतारा। उनके लिए तमिलनाडु की जनता का अम्मा बने रहना दिल्ली का सांसद बनने से लाख गुना बड़ा था। अम्मा की बात हुई है तो उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड जीत दर्ज की पर रास्ता वही चुना। नंबर 3 पर आते हैं एम करुणानिधि जी, द्रविड़ राजनीति के भीष्म पितामह और तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। करुणानिधि जी ने अपने जीवन में 13 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड की बात यह है कि वे एक भी बार नहीं हारे, लेकिन इस अविश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी उन्होंने कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। इसके पीछे उनकी बेहद गहरी राजनीतिक रणनीति थी। वे अपनी सल्तनत के अकेले सुल्तान बने रहना चाहते थे। उन्हें मालूम था कि दिल्ली की राजनीति में जाकर वे गठबंधन के दलदल में फंस जाएंगे, जबकि तमिलनाडु में उनका वचन ही शासन था। वे खुद चेन्नई में गद्दी पर बैठते थे और दिल्ली की सरकार में मलाईदार मंत्रालय हथियाने के लिए अपने करीबियों और नुमाई इंदों को भेजते थे। उन्होंने घाट घाट का पानी पिया था, इसलिए वे अच्छी तरह समझते थे कि शेर अपनी गुफा में ही सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। दिल्ली जाकर अपनी ताकत कम करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब क्षेत्रीय छत्रपों से हटकर बात करते हैं एक ऐसे संत राजनेता की जिसने पूरी केंद्र सरकार को घुटनों पर ला दिया, लेकिन खुद कभी वोट की राजनीति नहीं की। दिल थाम कर सुनिए, नंबर 2 पर हैं जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें दुनिया जेपी के नाम से जानती है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सत्ता के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा बुलंद करने वाले जेपी ने आज़ाद भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया था। आपातकाल के बाद जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी तो जेपी चाहते तो आसानी से देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे या किसी भी लोकसभा सीट से बम्पर वोटों से जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया। जेपी सत्ता के भूखे नहीं थे, वे नैतिक सुधार और छात्र आंदोलन के पुरोधा थे। जहां आज के नेता टिकट के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांग लगाते हैं, वही जेपी ने सत्ता को लात मार दी थी। वे त्याग की मूर्त थे और बिना किसी पद या बिना कोई चुनाव लड़े भी वे देश के सबसे शक्तिशाली नेता बने रहे। उनके लिए माया मिली न राम वाला मुहावरा उल्टा साबित हुआ। उन्हें पद नहीं चाहिए था, पर सम्मान पूरे देश ने दिया। और अब वक्त आ गया है उस नंबर 1 नेता का नाम जानने का, जिसके नाम मात्र से कभी मुंबई ठह जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव का पर्चा नहीं भरा। नंबर 1 पर और कौन हो सकता है सिवाय बाल ठाकरे जी के। शिवसेना के संस्थापक और महाराष्ट्र की राजनीति के हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे जी ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा। वे हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। उनका सीधा फंडा था कि जो मजा रिमोट कंट्रोल हाथ में रखने में है वो खुद टीवी स्क्रीन पर आने में नहीं है। वे मातोश्री की अपनी कुर्सी पर बैठकर ही सरकारों के भविष्य का फैसला कर देते थे। बाल ठाकरे जी मानते थे कि अगर वे किसी एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो वे सिर्फ उस क्षेत्र में प्रति जवाबदेह हो जाएंगे।
जबकि वे पूरे महाराष्ट्र पर अपना नियंत्रण चाहते थे। उन्होंने हुक्म का इक्का हमेशा अपने पास रखा। चुनाव लड़कर संसद की कतारों में बैठने के बजाय उन्होंने नेताओं को अपने सामने कतारों में खड़ा करना ज़्यादा पसंद किया। यही वजह थी कि बिना कोई चुनाव लड़े भी वे भारतीय राजनीति के इतिहास के सबसे कद्दावर और असाधारण नेताओं में गिने जाते हैं।